थोड़ा जरा बोल मजा मेनू पर चलना थोड़ा मजा जी, किसी को कोई सवाल पूछना हो प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से? इन केस नहीं तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो हमारे पास आज भी थोड़ी सी बात हम करेंगे और थोड़ी सी कमांड्स सीखेंगे अपने C++ लैंग्वेज की। सो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था और इसको हमने कहा था दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। सो अगर मैं अपने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सारा कुछ लिखूं, ये मैंने देखा था कि अगर मैं सारा कुछ लिखूं तो सारा कुछ एज इट इज डिस्प्ले नहीं होता। कुछ ऐसे भी टर्म्स होती हैं जो कि ओके, कुछ ऐसे भी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो इन्वर्टेड कॉमर्स के तौर के अंदर लिखी जाती है लेकिन वो आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं होती बल्कि वो कमांड के तौर पर डील की जाती है। तो चीज़ों को हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं और एस्केप सीक्वेंस में हर चीज़ का कोई ना कोई स्पेसिफिक रूल होता है। हमने कल काफ़ी सारे लिख के भी देखे थे एंड और ये भी देख लिया था कि उनके ज़रिए से हमारा डेव C++ या कोई भी C++ कंपाइलर है वो काम किस तरह से करता है। चलिए आज जो हमारे पास काम है, आज जो हमारे पास चीज़ हमने डिस्कस करनी है दैट इज कॉल्ड C++ के मैनिपुलेटर्स। सो आप मैनिपुलेटर से क्या मुराद है? मैनिपुलेटर अगेन एक होता है किसी चीज़ को कोई स्पेसिफिक किस्म का काम करना। तो लेकिन ये ऑपरेटर से डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। इस तरह से डिफरेंट है वो हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। ऑपरेटर जो है उसको एक सीधा सीधा काम दिया जाता है और वो उसको वो काम करके हमें दे देता है। मैनिपुलेटर जो है वो हमारे सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मैनिपुलेटर जो है वो हमारे एक स्पेसिफिक चीज़ों को हमारे मसाइल को हल करते हैं। इनसे फ़र्क है, ऑपरेटर से फ़र्क है मैनिपुलेटर। तो क्या है मैनिपुलेटर, कितनी तरह के हैं और उनका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। सो लेट अस सी, हम प्रोसीड करते हैं मैनिपुलेटर्स के हवाले से। सो हियर वी आर, ये हमारे पास 6 किस्म के मैनिपुलेटर्स हैं। एंड एल, सेट प्रिसीजन, शो पॉइंट, सेट विड्थ, सेट फिल एंड ऑब्वियसली फिक्स्ड वगैरह, ये सारे मैनिपुलेटर्स हैं। तो ये मैनिपुलेटर्स क्या काम करते हैं और किन मसाइल को हल करते हैं उनसे हम देखेंगे। ठीक है, तो हम ओपन करते हैं, अपना कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। जी, कंपाइलर हमने ओपन कर लिया, एक नई फाइल बना लेते हैं।
और इसमें आईओस्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। जाहिर सी बात है हमें आउटपुट चाहिए, इनपुट चाहिए, तो आईओस्ट्रीम लाजमी है। हम एक और हेडर फाइल पुट करेंगे और उसका नाम है कॉनियो। कॉनियो हेडर फाइल नॉर्मली डील करती है इन चीज़ों में, ये जो मैनिपुलेटर्स हैं इनकी इंफॉर्मेशन हिडन होती है कॉनियो में, सो हम कॉनियो यूज करते हैं। उसके बाद हम नेम स्पेस यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। उसके बाद ऑब्वियसली मेन फंक्शन पे आ जाएंगे। ओके, अब जब हम मेन बॉडी के अंदर आ चुके हैं, सो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मैनिपुलेटर्स, मैंने आपको कहा कि मैनिपुलेटर जो है वो भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंक्शन है जो कोई एक स्पेसिफिक काम करवाते हैं, लेकिन ये ऑपरेटर से मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑपरेटर्स को हमने जो काम दिया वो एज इट इज़ उन्होंने करके दिखा दिया। मैनिपुलेटर्स जो है वो कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। नो डाउट ये भी वही काम करेंगे जो हम उनको कहेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह नहीं, इनके कोई डिफरेंट काम होते हैं। इसके लिए हमें असाइनमेंट लाजमी नहीं है या स्टेटमेंट लाजमी नहीं है। ऑपरेटर्स के लिए तो हमें स्टेटमेंट लाजमी थी कि अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो वो दो नंबर्स कौन से हैं, मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर्स कौन से हैं। इसमें हमें नंबर्स वगैरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जी नूर फातमा। सर इनकी इंफॉर्मेशन जो आपने कहा हिडन होती है, ये क्यों होती है सर? कौन सी इंफॉर्मेशन हिडन होती है? सॉरी, जो आपने सेकंड लाइन में लिखा है ना आयो स्ट्रीम के आगे, आपने बताया था जो अच्छा मैनिपुलेटर्स होते हैं। ठीक है, नहीं हाँ मैंने कहा कि इस हेडर फाइल में हिडन होती है इंफॉर्मेशन, तो वो तो हम जानते हैं। मैंने ये आपको पहले बताया था कि हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनमें हमारी खास चीज़ों की इंफॉर्मेशन हिडन होती है। तो हम हर दफ़ा वो स्पेसिफिकली कंपाइल नहीं, प्रोग्राम में फिट नहीं करते, हम सिर्फ रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सी आउटपुट लिखें तो कंप्यूटर को तो नहीं पता COUT का मतलब है कि ये चीज़ आउटपुट करवानी है। तो बेसिकली आपको पूरा प्रोग्राम रन के करके देना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं COUT लिखूँ वहाँ पर आपने वो चीज़ आउटपुट करवानी है। ठीक है, सो वो चीज़ जो आउटपुट करवानी है वो कैसे आउटपुट होगी? बेसिकली वो आपको पूरा प्रोग्राम लिख के देना पड़ेगा, और वो पूरा प्रोग्राम हिडन होता है आईओ स्ट्रीम में, मतलब लिखा होता है और स्टोर किया गया होता है आईओ स्ट्रीम में। इसी तरह जो हमारे पास मैनिपुलेटर्स का मतलब क्या है, कंप्यूटर को तो नहीं पता कि जी SETW का मतलब क्या है, उसको समझाना पड़ेगा, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। वो डेफिनेशंस जो है वो कॉनियो हेडर फाइल में लिखी होती है, इनसे रिलेटेड, मैनिपुलेटर से रिलेटेड। चले मैनिपुलेटर से रिलेटेड हम करके देखते हैं। सबसे पहला मैनिपुलेटर जो है वो हमारे पास एंड एल मैनिपुलेटर। ये जब आप अपना माइक ओपन करते हैं तो कम से कम ये ज़रूर देख लिया करें कि आप किस जगह पे बैठे हैं। आपके आसपास कहीं पे कोई और मसला तो नहीं आ रहा, बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा होती है, उस चीज़ को आपने गौर में रखना। चले हैंडल मैनिपुलेटर देखते हैं। सो बेसिकली हैंडल क्या है? एंड लाइन का शॉर्ट फॉर्म। सो आपने क्या करना है कि अगर कहीं पर लाइन एंड करनी है, वो मतलब वो लाइन एंड हो जाए, अगली लाइन में बात स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम एंड एल मैनिपुलेटर लिखते हैं। ठीक है, स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ लाइन। द एंड एल मैनिपुलेटर इज यूज्ड टू मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। तो नई लाइन में चले जाते हैं हम। इट वर्क्स सिमिलर टू बैकस्लैश n।
सो जो बैकस्लैश एन था एस्केप सीक्वेंस, उससे सिमिलर ये वर्क करता है। ये वही चीज करता है जो हमारे पास बैकस्लैश एन करता, वही हैंडल करता। लेकिन मैनिपुलेटर और एस्केप सीक्वेंस दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? जी मरियम, आप कोई बात पूछना चाह रही? सर आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है, ओके। नो सर, आवाज सही आ रही है, इनका कोई इश्यू होगा। ओके चल ठीक। अच्छा खैर प्रोसीड करते हैं। वो हमारे पास अब ये मसाइल तो हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये तो इश्यूज हैं। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम अपने लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं, बाद में हम इन चीज़ों को डील करेंगे। सो हम डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं और एंडल मैनिपुलेटर देखते हैं। ठीक है, एंडल मैनिपुलेटर के लिए हमने क्या करना है, हमने एक नई लाइन में आना है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली आप करते क्या है कि आप एक ही लाइन लिखते हैं। ठीक है, सी आउटपुट फॉर एग्जांपल, और मैं लिखना चाहता हूँ कुछ भी स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ इट इज द मंथ ऑफ जून, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगली जो बात हो वो अगली लाइन में हो, तो मुझे दोबारा से सी आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर लिखूंगा ई एंड डी एल। सो बेसिकली मैंने किया क्या कि मैंने उसको सेपरेट कर दिया और एक मैनिपुलेटर लगा दिया ई एंड डी एल, उसके बाद दोबारा से लेस लेस देन, और उसके बाद मैं लिखूंगा weather is very hot in this month, और उसके बाद हमने कमांड एंड कर दी। सो लेट अस कंपाइल, और इसको हम लिख देते हैं मैनिपुलेटर्स। इस प्रोग्राम का नाम मैनिपुलेटर्स। तो कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं आई, इसका मतलब अब हम रन कर सकते हैं, रन करके देखते हैं। सो इट इज अ मंथ ऑफ जून। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखिए लाइन खत्म हो गई और नई लाइन में आ गया, द वेदर इज वेरी हॉट इन दिस मंथ। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारे पास दो लाइनें आ गई, दिस इज एंड एल। सो ये सिंपल सी बात। ठीक है, फर्क क्या है, जब बैकस्लैश एन लिखते थे वो हम इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखते हैं, लेकिन जब हम मैनिपुलेटर लिखते हैं तब हम अलहदा से लेस लेस देन दोबारा लगाते हैं, और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते। ये याद रखना है, जब बैकस्लैश एन लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास लगाने, जब ई एन डी एल लिखना है तब इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, और बैकस्लैश एन के साथ बैकस्लैश लिखनी है, ई एन डी एल के साथ आपने बैकस्लैश नहीं लिखनी, वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अगली कमांड SETW मैनिपुलेटर, और जो SETW मैनिपुलेटर है वो स्टैंड फॉर सेट विड्थ। हमने विड्थ सेट करनी है। ठीक है, सो ओके, सेट विड्थ का जो मैनिपुलेटर है वो यूज किया जाता है डिफरेंट कॉलम्स में किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए। बेसिकली इस बात से क्या मुराद है, ओके इस बात से क्या मुराद है, बेसिकली इस तरह से है कि मैं फॉर एग्जांपल नोटपैड लिखना चाहूँ, अच्छा मैं लिखना चाह रहा हूँ कि माय नेम इज शाहरुख। ठीक है, सो ये हमने एक लाइन लिखी। सो इसमें हर जो है
लेटर वो कहीं ना कहीं एक कॉलम में लिखा है, ठीक है। सो सी प्लस प्लस कैसे समझता है, पूरी तस्वीर को पूरी अपनी स्क्रीन को एक ग्राफ समझता है। मैटलैब ये करता है, सॉरी सी प्लस प्लस ये करता है। उस ग्राफ में जाहिर सी बात है रोज हैं, कॉलम्स हैं। सो कॉलम और रोज के बारे में आप लोग जानते हैं। सो अगर मैं आपको दिखाऊं सो देखें, ये एक रो है जबकि ये एक कॉलम है। जी सना, चले सब लोग ये देख पा रहे हैं कि ये एक रो है, सॉरी ये एक रो है, और इसी तरह ये एक रो है, ये एक रो है, और ये एक कॉलम है। ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। सो बेसिकली कर क्या रहा है, सी प्लस प्लस का जो आउटपुट विंडो आती है वो भी इस तरह का ही कोई टेबल सा है। वो अपनी स्क्रीन को एक टेबल की तरह समझ रहा है। उस टेबल में हर ब्लॉक में आप फर्ज करें कि एक ही लेटर आ सकता है। अगर मैं ये लाइन देखूं, सो एम जो है वो फर्ज करें 1A में लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और वाई जो है B1 में लिखा है, एंड सो जी बिलाल। सो ये जो स्पेस है ये आएगा C1 में। इस तरह से सी प्लस प्लस उसको समझ रहा है। सो अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो ये लाइन लिखी है उसमें स्पेस एक एक की बजाय दो दो का स्पेस आए, एक तो तरीका ये है कि मैं दो दो का स्पेस डालता जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी चीज में मैंने एक से ज्यादा जिस भी चीज में मैंने एक से ज्यादा स्पेसेस डालने हैं या मे भी एक स्पेस भी डालना है, उसके लिए मेरे पास एक कमांड होती है, और वो कमांड जो है वो कहलाती है सेट विड्थ कमांड। अच्छा, जो सेट विड्थ कमांड है उसके लिए हमारे पास एक और हेडर फाइल चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड, हाँ जी पता है मुझे, iomanip। सो ये चीज आपने यहाँ पर ऐड कर देनी, हेडर फाइल इंक्लूड iomanip.h। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मैं आपको इस ये करके दिखाता हूँ। सी आउट लिखें और यहाँ पर लिखें फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल थर्स्टी और रो के दरमियान में मैं 3 स्पेस डालना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये है, चले लेट अस कंपाइल दैट, और यहाँ पर मैं ऊपर वाली लाइन वैसे ही रेज कर देता हूँ। थर्स्टी को 3 स्पेस डालना चाहता हूँ। ओके सो देखिए 3 स्पेसेस आ गए। एक तरीका तो ये है कि 3 स्पेसेस डालें, लेकिन 3 स्पेसेस डालने का या 3 से ज़्यादा स्पेसेस डालने का हमें नुकसान क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पेसेस ज़्यादा डालने होते हैं तो, और हम रेगुलर डालना चाह रहे हैं कि पहले दूसरी के लफ्ज़ के दरमियान में भी वही स्पेस, दूसरे तीसरे लफ्ज़ के दरमियान में भी वही स्पेस, एंड सो फोर्थ। तो हमें अगर हम गिन के डालते जाएं तो कई बार ये मसला हो सकता है कि हमें मे भी कहीं पर मिस हो जाए। सो उसके लिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम स्पेसेस ऐसे नहीं डालते, दोबारा से लेस लेस देन लिखते हैं, सॉरी हाँ दोबारा से लेस लेस देन लिखते हैं और लिखते हैं SETW और ब्रैकेट में लिख देते हैं 3, ठीक है। दोबारा से लेस लेस देन और करो, एंड देयर यू गो। सो देखते हैं, रन किया, सो व्हाट इज दिस,
सेट विड्थ का क्या मसला है? ओके ठीक है, एक उठा जाए। has happened. Set width आना चाहिए था। Let me try this 6 ट्राई करते हैं। ओके 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 ठीक है। चले मैं स्टार्ट से करता हूँ। सेट विड्थ 4 तो बस सेट विड्थ वाला कोई इशू आ रहा है, इसकी वजह से हो नहीं पा रहा। चले सिर्फ एक लफ्ज लिख के देखते हैं, तो ये हटा देते हैं। लेट अस ट्राई दैट। कोई इसमें अफाका नहीं होगा। चले खैर फर्दर प्रोसीड करते हैं, अगले पॉइंट पे चल जाते हैं। सेट प्रिसीशन। सो सेट प्रिसीशन क्या करता है? फर्ज करें हमारे पास एक वैल्यू है, बल्कि यहाँ पे मैं देखता हूँ वैल्यू ऑफ पाई। सो वैल्यू ऑफ पाई जो है वो है इतनी बड़ी लंबी चौड़ी सी 3.14159265 एंड सो ऑन, मतलब पाई की वैल्यू खत्म ही नहीं होती। सो अगर मैं लिखना चाहूँ तो पाई की वैल्यू है पाई इज इक्वल्स टू 3.14159 एंड सो ऑन, मतलब ये खत्म नहीं हो रही। सो जब भी मुझे अपनी डेसिमल प्लेसेस चाहिए, उनके लिए हम क्या करेंगे? उनके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम खुद जब सवाल हल कर रहे होते हैं तब तो हम इजीली कह देते हैं कि जी 2 डेसिमल प्लेस रख लें, पॉइंट के बाद 2 नंबर रख लें, बाकी सारे छोड़ दें, या 3 नंबर रख लें, बाकी सारे छोड़ दें। साइंटिफिक नोटेशन में हम जानते हैं कि जितने सवाल में थे उतने ही रख लें आंसर में, बाकी सारे छोड़ दें, और बाकियों को राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है वो भी हम जानते हैं। सो सेट प्रिसीजन जो है हमारे पास C++ में वो यही काम करता है। हमने उसको बताना है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं एक फ्लोट डिफाइन कर देता हूँ, पाई इज इक्वल्स टू 3.14159, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मेरे पास C आउटपुट हो तो पाई की पूरी वैल्यू ना आए, बल्कि पाई के 2 डेसिमल प्लेसेस तक आए। तो मैं लिखूंगा, मैं जरा सिंटैक्स देख लूं। हाँ जी, मैं लिखूंगा सेट प्रिसीशन और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट के अंदर 2 अगेन लेस देन, और मैं साथ लिखूंगा पाई। लेट अस ट्राई दैट। सो चलें कंपाइल करके देखते हैं। सेट प्रिसीशन, अच्छा प्रिसीशन, अच्छा मैंने डबल एस लिख दिया आई गेस, यस। सेट प्रिसीशन, ओके। सो इस चीज को मैं खत्म कर देता हूँ। एंड हियर वी हैव, चलिए सो देखिए 3.11 आ गया। सो बेसिकली ये कर क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। और मैं यहाँ पर सेट प्रिसीजन लिखूँ 3, so this would give us this. So yes 3.14. So basically करता क्या है सेट प्रिसीजन? सेट प्रिसीजन में हम जितना नंबर लिखते हैं वो जो हम नंबर लिखते हैं सेट प्रिसीजन के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने 3 लिखा है, तो ये उतने प्लेसेस
पॉइंट मिला के उतने प्लेसेस तक हमें वैल्यू दे देता है। तो मतलब आपने अगर 3 लिखा तो वैल्यू आएगी, पॉइंट इंक्लूड करें तो 1, फिर उसके बाद 1 2 और 4 3। तो इन 3 चीज़ों को वो ऐड करेगा, बाकी सारों को राउंड ऑफ कर देगा। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं यहाँ तक मैंने 4 पॉइंट्स लिखने हों, अगर मैंने 4 पॉइंट्स लिखने हों तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा, अगर मैंने 4 पॉइंट्स लिखने हों, हाउ कैन आई डू दैट? उसके लिए मैं क्या सर करूँगा? सेट जी सर सेट प्रिसिशन में जो ब्रैकेट है उसके अंदर 4 लिख देंगे। हाँ, लेकिन पॉइंट भी इंक्लूड करना है तो बेसिकली 5 लिखेंगे, ठीक है? सो 5 लिखते हैं। यस सर। तो क्या आएगा? 3.1415 आएगा। देखते हैं। 3.1416 आ गया। ये क्या इशू हुआ? 15 नहीं आना चाहिए था। लास्ट पे 6 क्यों आया? 5 क्यों नहीं आया? सर राउंड ऑफ। Exactly, round off. So this is how we round it off. So precision जो है कमांड वो ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देता है चीज़ों, ठीक है? ओके, अब हमारे यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई है और मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली, इस वजह से मैं क्लास यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। फिर हम बाकी जो है वो कल को कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल हो तो वो भी आप कल को कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।